हिंदी मीडियम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 8 की जो एनसीईआरटी है इसके अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम के ऊपर कुछ एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको प्रश्नों से जुड़ी अन्य जानकारियां भी देता रहूँगा ताकि अगर उनके ऊपर कुछ सवाल पूछे जाएँ तो उसको भी आराम से आप कर पाएँ। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चंस को शुरू करूं, अगर आप हिंदी मीडियम एकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, ये फेसबुक आईडी है, यहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं तो वेबसाइट है hindimediumacademy.com। ठीक है, तो यहाँ से आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और इससे पहले की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको मैथ्स की वीडियो इंग्लिश मीडियम में देखनी है तो आप AK स्टडी पे विजिट करो, और अगर आपको साइंस की वीडियो इंग्लिश मीडियम में देखनी है तो आप डियर साइंस इस चैनल पे विजिट करो। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न 1 देखो, जो पहला प्रश्न है इसमें बोला गया प्राकृतिक संसाधन नहीं है। पहला प्लास्टिक, दूसरा है वायु, फिर है मृदा और फिर है खनिज। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो देखो प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या, वो संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रकृति से नहीं मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे कौन सा ऐसा संसाधन है जो प्रकृति ने नहीं बनाया बल्कि मानव ने बनाया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्लास्टिक। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पर जो प्लास्टिक है ये प्रकृति में थोड़ी पाया जाता है, ये तो मानव निर्मित चीज़ है। ठीक है, तो वायु प्रकृति में पाई जाती है, मृदा भी और खनिज भी, ये तीनों प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जो प्लास्टिक है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि मानव निर्मित संसाधन है। ठीक, चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न जैसे जैसे मैं आपको कराता जाऊंगा, जैसे ही आपके सामने प्रश्न आएगा आप कोशिश करो कि आप खुद से उसका उत्तर कमेंट में लिख पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है। पहला ऑप्शन है खनिज, दूसरा है कोयला, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है वायु। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी उत्तर आपको सही लगता है, अगर आपको लगता है A सही है तो आप लिखोगे 2A, अगर आपको लगता है B सही है तो आप लिखोगे 2B मतलब दूसरे का B, अगर आपको लगता है C सही है तो आप लिखोगे 2C, अगर आपको लगता है D सही है तो आपको लिखना है कमेंट में 2D। ठीक, तो यहाँ पर देखो संसाधन क्षय होने वाला नहीं है मतलब कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो खनिज भी खत्म हो जाएंगे जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कोयला भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, वायु को हम कितना भी इस्तेमाल करें वायु खत्म नहीं होगी कभी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वायु। ठीक है ना, ये कभी क्षय नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। आप थोड़ा और समझ लेते हैं एक बार कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहेंगे और समाप्त होने वाले या फिर क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, वायु। ठीक है, मतलब कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन हम उन्हें बोलेंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था, क्षय होने वाला नहीं है, जो क्षय नहीं होगा मतलब वो अक्षय होगा या खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वायु पे निशान लगाएंगे यानी कि ऑप्शन डी सही है। और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से होंगे, ठीक है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में है और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, इन संसाधनों के उदाहरण क्या हैं, जैसे वन हो गया, वन्य जीव हो गए, खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, ये सभी ठीक है खत्म किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। और जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, वायु है, ये कभी खत्म नहीं होंगे तो इनको हम बोलते हैं अक्षय यानी क्षय ना होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो जो प्रश्न 3 है इसमें बोला गया है निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन है A सौर ऊर्जा, B परमाणु ऊर्जा, C जल ऊर्जा, D कोयला। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है ये हमें बताना है। आपको क्या करना है, अपना उत्तर कमेंट में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कोयला। देखो जो कोयला है ये क्या है, ये जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, ऐसा ईंधन जो सजीव प्राणियों के, ठीक है, जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से यानी जीवाश्मों से प्राप्त होता है या जीवाश्मों से बनता है, उसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
ठीक है, यहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है इस अध्याय में हम कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों यानी कि जीवाश्मों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। किसी सजीव प्राणी के जो मृत अवशेष होते हैं उसी को जीवाश्म कहा जाता है। अब क्योंकि उन्हीं से ईंधन बन रहे हैं इसीलिए इनको हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो जो कोयला है ये कैसे बना होगा। जो कोयला है वो लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे, ठीक है, उन्हीं से बना है। मतलब पेड़ पौधे भी सजीव प्राणी थे, उन्हीं के मृत अवशेष से कोयला बन रहा है, तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। इसी तरह से जो पेट्रोलियम होता है ये समुद्री जीवों के अवशेष से बना है, तो ये भी जीवाश्म ईंधन है। तो आपको याद रखना है कोयला भी जीवाश्म ईंधन होता है, पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस भी। ठीक, चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले की बात करते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 4 की। यहाँ पे बोला गया है घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑप्शन है CNG, LPG, CFC या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा LPG। ठीक है, जो LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका यूज़ हम करते हैं घरेलू ईंधन के रूप में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5 है कार्बनीकरण प्रक्रिया से बनता है। क्या बनता है आपको बताना है। ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? फिर से आप ट्राई करो कि आप कमेंट में आंसर लिख पाओ। तो सही आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। सही आंसर है कोयला। ठीक है, तो कार्बनीकरण प्रक्रिया से क्या बनता है? कोयला बनता है। क्या होती है कार्बनीकरण प्रक्रिया, जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यानी कि लाखों साल पहले जो पेड़ पौधे दब गए, ठीक है, भूकंप वगैरह की वजह से ज़मीन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे दाब बहुत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे, ठीक है ना, लाखों सालों में वो पेड़ पौधे क्या हो गए? धीरे धीरे कोयले में बदल गए। तो कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। ठीक है, जो कोयला उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन। तो जो मृत वनस्पति है यानी जो पेड़ पौधे, ठीक है, दब गए, जो मृत वनस्पति दबी वो धीमे धीमे कोयले में परिवर्तित हो गई। इसी परिवर्तन को हम बोलते हैं कार्बनीकरण। यानी कि जो पेड़ पौधे दब गए थे धीरे धीरे उनका कोयले में कन्वर्ट हो जाना, कोयले में परिवर्तित हो जाना कार्बनीकरण कहलाता है। तो मतलब कार्बनीकरण की प्रक्रिया से क्या बनता है? कोयला बनता है। वही हमारा प्रश्न है कि कार्बनीकरण प्रक्रिया से क्या बनता है? कोयला। कार्बनीकरण प्रक्रिया होती क्या है? जो मृत वनस्पतियां थी वो धीरे धीरे, ठीक है, किस में बदल गई? कोयले में। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कार्बनीकरण बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न 6 जो है, इसमें बोला गया है कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होने वाला उत्पाद नहीं है। पहला कोक, दूसरा बिटुमेन, तीसरा कोलतार और चौथा कोयला गैस। तो कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर जो ये बिटुमेन है ये कोयले से प्राप्त नहीं होता। ठीक है, जो बिटुमेन है यानी कि ये कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होने वाला उत्पाद नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोलतार और कोयला गैस। मतलब हम कोयले से कोक बना सकते हैं, कोलतार और कोयला गैस, ये तीनों चीज़ें बना सकते हैं। तो इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हम नहीं प्राप्त करते हैं कोयले के प्रक्रमण से? वो है बिटुमेन। ठीक है, ये जो तीन है कोक, कोलतार, कोयला गैस, ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा था जो उत्पाद नहीं है, मतलब जो उससे प्राप्त नहीं होगा, तो हम बोलेंगे बिटुमेन। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 7 है, इसे बोला गया कोलतार लगभग, यहाँ पे खालिस्तान, पदार्थों का मिश्रण है। तो यानी कि कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण है? ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 250, ऑप्शन डी है 300। सही उत्तर पे हमें टिक लगाना है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और सही उत्तर अपना लिखो कमेंट में। ठीक है, तो सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है 200। आपको याद रखना है कि जो कोलतार है ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 8 है कोलतार के स्थान पर
पक्की सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त होने लगा है। क्या होने लगा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी आपको सही लगता है आप उसका आंसर दे सकते हो कमेंट में। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है बिटुमेन। एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा एनसीईआरटी में, जिसमें लिखा गया है आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले कोल तार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी जगह पे हम बिटुमेन का प्रयोग करने लगे हैं, जो कि पेट्रोलियम उत्पाद है। ठीक है, तो कभी कभी इस सवाल को ऐसे भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद है जिसका आजकल हम उपयोग पक्की सड़कों के निर्माण में कर रहे हैं, तब भी आपको उत्तर क्या लिखना है? बिटुमेन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या 9। इसमें बोला गया सर्वप्रथम लंदन में कोयला गैस का उपयोग कब किया गया? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है सन 1710 में, या फिर 1750 में, या फिर 1810 में, या फिर 1820 में। सही उत्तर क्या है आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, तो देखो इसका सही उत्तर क्या है, इसके लिए आप अगर ये पैराग्राफ पढ़ोगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में ही दिया गया है तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। ठीक है, तो मतलब हमसे तो लंदन के बारे में पूछा गया है, तो लंदन में कब? 1810 में। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? सन 1810, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो अगर लंदन के बारे में पूछा गया था तो 1810 सही है, न्यूयॉर्क के बारे में पूछा जाता तो 1820 पे लगाते हैं, लेकिन फिलहाल लंदन के बारे में है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1810, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला जो प्रश्न है सेम क्वेश्चन न्यूयॉर्क के बारे में पूछा गया है, प्रश्न 10 में। यहाँ बोला गया न्यूयॉर्क में सबसे पहले कोयला गैस का उपयोग सड़कों की रोशनी के लिए कब किया गया? तो अभी आपने देखा था 1820, ठीक है ना, पिछले जो मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1820। ठीक है, यानी कि न्यूयॉर्क के बारे में पूछा तो 1820, लंदन के बारे में पूछते तो 1810। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? ठीक है, तो देखो जो प्राकृतिक गैस है उसमें मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो हम ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे। ठीक है, मीथेन। आप ये याद रखना, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 12। इसमें बोला गया वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, यानी सबसे कम प्रदूषण किससे होगा? इन चारों में से जो भी आपके सामने है। ठीक है, इन चारों में से वाहन में हम अगर यूज कर रहे हैं ईंधन के रूप में तो सबसे कम प्रदूषण किससे होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है, कौन सा है इनमें से? पेट्रोलियम, गैस, कोयला या बायोगैस? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन ए। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो जहाँ पर पेट्रोलियम का परिष्करण वाली हेडिंग दी गई है, यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलेगा पेट्रोलियम गहरे रंग का तैलीय द्रव है जिसकी गंध अप्रिय होती है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको इसका उत्तर मिल गया पेट्रोलियम। साथ ही में आपको एक्स्ट्रा जानकारी क्या मिल रही है यहाँ पे देखो, आपको याद रखना है कि यह विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो पेट्रोलियम का परिष्करण है उसमें से क्या क्या मिलता है हमें, तो आपको याद रखना है उसमें से पेट्रोलियम गैस मिल सकती है, पेट्रोल मिल सकता है, डीजल मिल सकता है, स्नेहक तेल मिल सकता है, पैराफिन, मोम मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 14 है काला सोना किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है तेल को, पेट्रोलियम को, दूध को या इनमें से कोई नहीं। तो काला सोना हम किसे कहते हैं? काला सोना हम पेट्रोलियम को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, मतलब ये बहुत कीमती है, तो इसकी तुलना सोने से की जाती है, परंतु ये रंग में काला होता है तो इसीलिए हम इसको काला सोना कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें बोला गया विश्व में पहला तेल का कुआं अमेरिका
पेंसिल्वेनिया में कब खोदा गया। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। सही ऑप्शन क्या है, 1859 में, यानी कि ऑप्शन बी, सन 1859 में पेंसिल्वेनिया में पहला तेल का कुआं खोदा गया था। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे हिंदी मीडियम को फॉलो करना चाहते हैं तो ये सभी आईडीज़ हैं, फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये हमारे जो दूसरे चैनल हैं वो हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।